साथियों नमस्कार। 19वें स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे राष्ट्रीय गौरव, भारतीय संस्कृति, सभ्यता के जो महानतम चरण हैं उनके बारे में मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। भारतीय संस्कृत का सनातन संस्कृति में, हमारी सभ्यता संस्कृति के साहित्य में बड़ा योगदान है। एशियाटिक सोसाइटी के विलियम जोन्स कहते हैं कि भारतीय संस्कृति जो भाषा है वह ग्रीक और रोमन दोनों भाषाओं से ज़्यादा परिपक्व और ज़्यादा समृद्ध भाषा है। भारतीय संस्कृत भाषा में लिखे गए साहित्य का प्रचार एवं प्रसार विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ की अलमारियों में भारतीय ग्रंथ, संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ ना हो। बहुत कम ऐसे देश होंगे। भारतीय संस्कृत साहित्य का और जो हमारी कितनी पुरातन संस्कृति है, हमने विश्व को क्या दिया है। हमने विश्व को आज जिस आधुनिक चिकित्सा पद्धति की बात हो रही है, हमारे ऋषि चरक को कौन नहीं जानता है, उनके लिखे आयुर्वेद ग्रंथ को कौन नहीं जानता है। आज जिस पैथोलॉजी के रक्त संचरण के बारे में, रक्त के प्रभाव और दुष्परिणाम के बारे में विलियम हार्वे को श्रेय दिया जाता है, रक्त के गुण, रक्त के प्रभाव, रक्त के दोष का अध्ययन चरक के द्वारा किया गया था। चरक संहिता और आयुर्वेद में रोगों से संबंधित रोग, उनका इलाज, उनकी दवाएं, उनकी विशिष्टताएं और लक्षण का वर्णन किया गया है। यह ऋग्वेद में, आयुर्वेद में चरक के द्वारा विभिन्न रोगों के निदान और उनके इलाज के बारे में वर्णन किया गया। इसी प्रकार पोस्टमार्टम विधि की सबसे पहली खोज हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा की गई है, जिसमें चरक ऋषि का नाम सर्वप्रथम आता है। आयुर्वेद की विधा की, रोग शास्त्र की विधा की उन्हें पुरोधा कहा जाता है। ये कहने की बात नहीं है, ये स्थापित सत्य है। शल्य क्रिया जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन की विधा, ये ऋषि शल्य के द्वारा विकसित की गई थी, जिसको आधुनिक समय में हम प्लास्टिक सर्जरी का नाम देते हैं। दवाओं से, भारत में पहले तो दवाओं से इलाज किया जाता था, जिनका इलाज नहीं संभव था उसके लिए ऋषि शल्य ने सर्जरी के द्वारा, और उसका उल्लेख उन्होंने, उसके विभिन्न पैरामीटर, उसकी विशेषताएं, जटिलताएं, ऑपरेशन करने के तौर तरीके, पोस्ट ऑपरेशन और पूर्व ऑपरेशन, इसका सबका वर्णन किया है। भारतीय ऋषि मुनि हमारे नक्षत्र शास्त्र के ज्ञाता थे। 27 नक्षत्रों का उन्हें ज्ञान था। नक्षत्रों की गति के आधार पर, नक्षत्रों की गति, उसका सूर्य चंद्र पर, अन्य राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर दिन, महीने, घंटे, मिनट, सेकंड का अध्ययन उन्होंने किया। इसी गणना के आधार पर किसी पर्टिकुलर तिथि को, पूर्णिमा, अमावस्या को चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण मनाया जाता है। ये भारत में भारतीय ऋषि वैज्ञानिकों ने अपनी गणना पद्धति की विशिष्टता से एक डेट निर्धारित कर दिया कि पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होगा, अमावस्या को सूर्य ग्रहण होगा, और जबकि इसी घटनाक्रम को, विश्व को अन्य वैज्ञानिक केवल तिथियों से जानते हैं। ऋषि लगधक ने एक नक्षत्र शास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जिसमें कि उन्होंने खगोलिक शास्त्र का अध्ययन किया
और आज भारत में खगोलशाला राजा सवाई जय सिंह के द्वारा जयपुर में है। वर्तमान समय में लद्दाख में सबसे ऊंचाई पर स्थापित दूरबीन खगोल वेधशाला की स्थापना की गई है। भारतीय वैज्ञानिकों भारतीय ऋषि मुनियों को मैं बार बार वैज्ञानिक कह रहा हूँ, क्योंकि उनके द्वारा जो खोज, जो उनका अनुभव था, वो पूरी तरह से प्रयोगशाला के अनुसार ही परिणाम देता है। अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित का ज्ञान भारतीय ऋषियों का था। इसी ऋषि परंपरा में एक ऋषि आर्यभट्ट हुए, जिन्होंने 400 ईसा पूर्व में 0.0 का सिद्धांत दिया। इसी परंपरा में ऋषि बौद्धायन ने एक प्रमेय दिया, जिसको पाइथागोरस, बाद में ग्रीक यूनानियों ने उसे पाइथागोरस के प्रमेय के नाम से जाना जाता है। रेखा गणित का इन्हें अच्छा ज्ञान था, बीज गणित का अच्छा ज्ञान था। विमान विषयक ग्रंथ की रचना ऋषि भारद्वाज के द्वारा की गई। भारतीय ऋषि वैज्ञानिक, और जिस विमान विषयक ग्रंथ को नासा के वैज्ञानिक भी पढ़ते हैं और अपनी सफलता के सूत्र यहाँ से सीखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जिसको बाद में न्यूटन ने पॉपुलर करा, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत ऋषि भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का उल्लेख किया है। आते हैं भारतीय दार्शनिक परंपरा में सांख्य दर्शन का। कपिल ने सांख्य दर्शन दिया, जिसमें कि प्रकृति, पुरुष, आत्मा, परमात्मा, जीव, इन सब का वर्णन किया गया है। ऋषि कणाद ने वैशेषिक दर्शन दिया। वैशेषिक दर्शन दिया, जिसको आज हम आधुनिक साइंस की भाषा में क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। अणुओं का, एटम्स का, सृष्टि की रचना कैसे हुई है और इनके अणुओं, परमाणुओं के विभाजन के बारे में यहाँ पर वैशेषिक दर्शन में बताया गया है। ये शरीर, ये जो पृथ्वी है, ये इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका उल्लेख किया गया है। इसी परंपरा में चार्वाक दर्शन, जो कि जिसके बारे में हंसी मजाक के लिए ये लाइन ज़्यादा लोग यूज करते हैं, लेकिन उसके पीछे का दर्शन क्या है उसको लोग भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कर्त्वा घृतम पीवेत भस्मीभूत देहस्य। तो बात यहाँ पे, जब तक जियो, सुख से जियो, चाहे ऋण लेके घृत पियो, नो, दिस वॉज नॉट फिलॉसफी ऑफ चार्वाक। उनकी फिलॉसफी ये नहीं थी। उनका फिलॉसफी ये था कि आप वर्तमान में जियो, वर्तमान कैसा है उसके लिए मेहनत करो, और जब वर्तमान में कर्मठता, भाग्य के सहारे ना रहिए। कर्म का प्रभाव, भाग्य, कर्म से भाग्य को बदलने का प्रभाव। तो चार्वाक एक तरह से कहते हैं उपभोक्तावादी दर्शन है, लेकिन इसके पीछे जो मैसेज है, जो स्टोरी का जो मर्म है, वो ये है कि कर्म करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, परमार्थ करो, और जीवन जियो गुणवत्ता के साथ अच्छे तरीके से जियो। यहीं पर भारतीय उपलब्धियां खत्म नहीं हो जाती। अगर यहीं खत्म हो जाती तो बात कुछ और थी। भारतीय साहित्य, जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को, हम we cannot say that this relate to only any particular subject, because हर सब्जेक्ट का विशारद विषय का मर्मांग जब पढ़ता है, अब अर्थशास्त्र पढ़ने वाले में भी कौटिल्य का चैप्टर है, लोक प्रशासन पढ़ने में कौटिल्य का एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर है,
पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में उनकी दंड नीति, उनकी राजनीति, शत्रु पर आक्रमण करने के सिद्धांत, और जो फिलॉसफी पढ़ता है वहाँ भी कौटिल्य है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बात करता है नीति की, राजनयिक की। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बात करता है टैक्सेशन की। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बात करता है ऑफिसर्स के गुण क्या होने चाहिए, राजा के गुण क्या होने चाहिए, मंत्रियों के गुण क्या होने चाहिए, इनमें नैतिकता कैसी होनी चाहिए, इनका बातचीत करने का तरीका कैसे होना चाहिए, प्रजा सुखे सुखे राज्यम प्रजानाम च हिते हितम, लोकहित का कॉन्सेप्ट। और इसी जनभावना को लेकर खूबसूरत विचार करके एक साधारण से बालक को असाधारण चक्रवर्ती सम्राट कौटिल्य की शिक्षा ने बना दिया, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को देश की धरती से दूर भगाया, आतताइयों का खात्मा किया और एक गुड गवर्नेंस का शासन स्थापित करने का प्रयास किया। जब हम साहित्य की बात करेंगे, अमृत साहित्य, अमृत काल के अमृत साहित्य की बात करेंगे, तो मुंशी प्रेमचंद की साहित्य को कौन भूल सकता है। पूस की रात, कहानी मंत्र, पूस की रात के कैरेक्टर दुनिया के हर देश में पाए जाते हैं, लेकिन इतना सटीक वर्णन गरीबी का, पूस की रात का, ठंड का, ये ठंड एक आम जनमानस को कैसा एहसास कराती है, ये वर्णन उन्होंने किया। कफन, कहानी कफन। इसी तरह से कालिदास का साहित्य, कालिदास के साहित्य के बारे में जर्मन के बेटे गेटे ने कहा है, इफ यू वांट टू गेट एंजॉयमेंट ऑफ बोथ वर्ल्ड, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यू मस्ट रीड अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ऐसी कहानी जिसका पात्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ता है। इसी परंपरा में वेदों को हम तो भूल नहीं सकते। रामायण महाभारत जो व्यास के द्वारा लिखा गया, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, ये अमूल्य साहित्य है। इसका योगदान भारतीय जनमानस पर सदियों युगों युगों तक पढ़ता रहेगा। गीता को कौन भूल सकता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और संस्कृत भाषा की उत्पत्ति, संस्कृत से अगर माना जाए तो अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। संविधान के अनुच्छेद 251 में भाषा के प्रचार प्रसार की बात की गई है। और संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो भारत में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में दिखाई पड़ते हैं। संस्कृत भाषा का एक शब्द भूमि, इसको तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम में भी भूम नाम से जाना जाता है। नमस्कार, नमस्कारम संस्कृत भाषा का शब्द, हिंदी में नमस्कार, तमिल, कन्नड़, मलयाली, यहाँ भी नमस्कार उसको भी बोला जाता है। और इसी प्रकार यहाँ तक कि संस्कृत की उत्पत्ति शब्दों से अंग्रेजी की उत्पत्ति मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दुहिता संस्कृत का शब्द है, दुहिता वंश पुत्री। अंग्रेजी का शब्द है डाटर, दुहिता से ये डाटर शब्द बना है। मातर संस्कृत का शब्द है, मातर से आशय है माता। अंग्रेजी में मदर शब्द है जिसका अर्थ है माता। इस प्रकार देश में बोली जाने वाली अनेक भाषाओं की उत्पत्ति प्राच्यकालीन चाहे अर्वाचीन काल की हो, उनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। संस्कृत इज मदर लैंग्वेज, अन्य भाषाओं की जननी है। जो कुछ विश्व में कहीं अनूठा है वो संस्कृत में है। अगर यहाँ नहीं है, आई हैव नो डाउट टू से, वो कहीं नहीं है।
तो इस एपिसोड में हमने बात किया भारतीय गौरव गाथा, जो संस्कृत भाषा यूँ संस्कृत साहित्य में पड़ी हुई है, जिससे विश्व के देश ज्ञान सूचना सामग्री से लाभान्वित हो रहे हैं।